हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग इन रीट्स और हम आपको बता रहे हैं कि रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने की जगह क्यों अब रीट्स की बात होने लगी है और क्यों इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर दिया जाता है और इसमें आपके लिए कमाई के कितने मौके हैं। तो पिछला एपिसोड आप सभी दर्शकों ने देखा, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दी थी कि रीट्स होते क्या हैं, किस तरीके से निवेश किया जाएगा, कैसे आप उन्हें कंपेयर करेंगे, कैसे समझेंगे, कितनी अर्निंग्स होगी, किस तरह की अर्निंग्स होंगी। और आज भी उसी सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बात करेंगे थोड़ी आगे की। आप निवेशित तो हो गए, लेकिन यहाँ से आगे क्या भविष्य है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे आपको और कौन कौन से रीट्स देखने को मिल सकते हैं, कैसे मौके मिलेंगे, इस कमाई पे क्या कोई टैक्स लगता है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कभी आगे जाके रीट्स में नुकसान भी हो सकता है, ये सब भी तो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज हमने एक बार फिर से आमंत्रित किया है अभिषेक अग्रवाल साहब, सीएफओ एम्बेसी रीट्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद भी। पिछला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब आपने बहुत डिटेल में हमें रीट्स के बारे में समझाया, स्टेप बाय स्टेप हमने जाना कि कैसे क्या कर सकते हैं। आज थोड़ी आगे की बात करेंगे। अब देखिए, रीट्स का जो आधार है, पहले उस पर आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं। वो है कमर्शियल रियल एस्टेट या रिटेल। तो कमर्शियल और रियल स्टेट या रिटेल रियल स्टेट हमारे देश में जितना अच्छा करेगा, आई थिंक रीट्स का परफॉर्मेंस उससे जुड़ा रहेगा। क्या ये सही बात है? एकदम सही बात है ये। राइट। क्योंकि इसमें होता क्या है विपिन जी कि आज जितने भी रीट्स हैं, अगर 6 रीट्स जो लिस्टेड हैं उसमें आप देखोगे 5 रीट ऐसे हैं जो दफ्तर चला रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट में ऑफिसेज चला रहे हैं। और जो छठा रीट है वो आया था पहले, लेकिन वो मॉल का मॉल रीट चला है। रहा है। तो वो कंजम्पशन स्टोरी पे बेस्ड है। तो जितने ज्यादा कंपनी इंडिया में आएंगी और जितना ज्यादा जगह लेंगी, ये सारे रीट उतना ज्यादा तरक्की करेंगे और उतना ज्यादा रिटर्न देंगे निवेशकों को। और इंडिया में जो कंजम्पशन स्टोरी चल रहा है, जैसे बहुत लोग अगर आ रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग को जॉब मिल रही है, तो उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो वो जब स्पेंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉल रेट को भी बेनिफिट होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड भी है। कोरिलेटेड भी है। और ये वही कंजम्पशन स्टोरी और इंडिया जो बोलते हैं ना, इंडिया इज ऑफिस टू द वर्ल्ड, मतलब इंडिया राइट। पूरे वर्ल्ड का दफ्तर है। हाँ हाँ। तो वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये सारे रेट को उतना फायदा होगा। राइट। तो ये बात क्लियर हो गई कि इंडियन ऑफिस की जो स्टोरी है, भारत में ऑफिसेज या जैसा सर कह रहे हैं कि इंडिया इज ऑफिस टू द वर्ल्ड, जीसीसीज आ रही हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, भारत में आके सबको काम करना है और उसके लिए आपको जगह चाहिए, ऑफिसेज चाहिए, और उन्हीं ऑफिसेज के ऊपर ये रीट्स खड़ी हुई है। सर, थोड़ा अगर हम नंबर्स कंपेयर करें, 2019 यानी प्री कोरोना एरा में बहुत अच्छा साल था, जब बहुत मैक्सिमम ऑफिस लीजिंग हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर 2024 और फिर 2025 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो क्या ये दिखाता है कि इंडिया, जैसे आपने कहा, नाउ इंडिया इज ग्रेजुअली बिकम ऑफिस टू द वर्ल्ड। क्यों इंडिया में इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्यों अब अचानक से जीसीसीज की हम इतनी बातें सुनने लग गए हैं, और अगर ये इसी तरीके से चला तो रीट्स को इससे कितना फायदा होगा? तो विपिन जी, ये बहुत अहम बात है जो आप उठा रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या, कोविड से पहले 2019 में 60 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल ग्रॉस लीजिंग हुआ था ओके। पूरे भारत में। वो माना जाता था, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड है। हाँ। टूटना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था। ओके। और उसके बाद कोविड आ गया, तो वैकेंसी बढ़ने लगी, थोड़ी लीजिंग कम होने लग गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो विदेश में जितनी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए यूएस में जितनी कंपनियां हैं, उन्होंने देखा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ करके काम कर सकता है, तो वो एक सस्ते लोकेशन में बैठ के काम क्यों नहीं कर सकता है। राइट। तो उन्होंने पूरे विश्व में ऐसे लोकेशन खोजना चालू किए, जिसमें भारत था, वियतनाम, अदर कंट्रीज भी थे, फिलीपींस, ऐसे दूसरे कंट्रीज भी थे। तो उनको समझ में आया कि वहां से भी काम हो पा रहा है। उससे पहले क्या होता था, कोविड से पहले क्या होता था, ये सारी कंपनियां अपना जो एकदम निचले स्तर का काम होता था, वो कुछ कुछ कंपनी भारतीय कंपनी को देती थी, और वो कंपनियां वो काम करके देती थी, जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते थे। हाँ, अपने थोड़े बहुत लोग यहाँ से वहां भेज दिए, थोड़ा ऑफिस यहाँ, थोड़ा वहां, और आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर, और भारतीय लोग ही काम करते थे। हाँ। कुछ कुछ मैनेजमेंट, बस एक दो बंदे यहाँ होते थे वहां के। राइट। तो इसे आउटसोर्सिंग कहते थे। अब इसमें क्या होता था कि वो काम बहुत निचले स्तर का होता था, ज्यादा ऊंचे स्तर का नहीं होता था। अब इनको जब ये समझ में आ गया कि एक बंदा अगर घर में बैठ के काम कर सकता है, तो वो भारत में बैठ के क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपना थोड़ा ऊंचे स्तर का काम यहाँ भेजना चालू कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी ऑफिस खोल ली, जो आउटसोर्सिंग नहीं है, बेसिकली जो ऑफशोरिंग है। तो एक कंपनी जो यूएस की कंपनी है, अब वो अपना काम यहाँ नहीं भेज रही है, अब वो अपना ऑफिस ही यहाँ खोल रही है। ये दर्शकों के समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कि पहले ये हो रहा था कि हमारे यहाँ के बंदे बाहर जाके काम करते थे, जिसे हम
आउटसोर्स कहा करते थे। ठीक है, अच्छी बात थी, हमारे लोगों की कमाई हो रही थी, वो एक अलग कहानी है अपने आप में। अब कोविड के बाद ये बात समझ में आ गई बड़ी-बड़ी कंपनियों को कि नहीं भई, इससे बेहतर मॉडल ये है कि भारत में ऑफिस चलाना एक सस्ता काम है, वहाँ रियल एस्टेट भी कंपैरेटिवली सस्ता है, वहाँ के रोजमर्रा के खर्चे भी कम हैं, तो जितनी कॉस्ट मुझे अमेरिका में या जापान में ऑफिस चलाने में आती है या कोरिया में आती है, उससे सस्ते में मेरा उससे ऑफिस सस्ता। चलेगा, तो चलो पूरा का पूरा ऑफिस ही हिंदुस्तान हाँ, ले चलते हैं। और जैसा आपने कहा पहले निचले स्तर के, लेकिन अब ये टॉप लेवल के टॉप लोग लेवल यहाँ आ पे। रहे हैं, हाँ, करेक्ट? करेक्ट। यही हो रहा है, यही हो रहा है और यहाँ पे जब वो ऑफिस खुल रही है, तो वो भारतीयों को ही हायर कर रहे हायर हैं। कर रही है। उनको ही मतलब वो दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है, उनको एक आर्बिट्राज बोलते हैं कि जैसे उन्हें ऑफिस का रेट तो कम में मिल रहा है, हाँ, वहाँ पे लेट्स से $20 प्रति स्क्वायर फीट प्रति माह देना पड़ता था, यहाँ पे एक $1.25 में हो जा रहा है। लेकिन जो इंसान वो हायर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी एक चौथाई या हाँ, वहाँ के 20% मुकाबले तो है, कम है, वहाँ के राइट। मुकाबले बहुत कम है, हाँ, तो उनको वो दोनों बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ऊंचे स्तर के लोगों को हायर करना चालू कर दिया, तो ऊंचे स्तर के काम हो रहा है। जैसे पहले होता था एकदम डेटा एंट्री, जिसे बोलते थे खाली बस देख के भरना है राइट। कंप्यूटर में। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, एआई का काम यहाँ से हो रहा है, इंजीनियरिंग का काम यहाँ से हो रहा है। तो ये ऊंचे स्तर का काम जब हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आना चाहती है। क्यों आना चाहती है? क्योंकि आप सोच लीजिए, एक सेक्टर की एक कंपनी अगर आ गई है, उनको तो बहुत फायदा हो गया, तो उनका दूसरे तो को कॉस्ट लगेगा। बहुत कम हो गया, अब दूसरा उससे कम्पीट कर ही नहीं सकता है, राइट, राइट। तो उसे आना ही पड़ेगा। तो हाँ। ऐसे करके बहुत कंपनियां आना चालू हो गई। इसी के कारण 2024 में, वित्त वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, जनवरी से दिसंबर 2024 रिकॉर्ड बनाया, 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 ने वापस 2024 का 24 का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तोड़ा। और अब माना जा रहा है, जो देश विदेश के बड़े आईपीसीज होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं, जो इसके जानकार होते हैं, जो मार्केट स्टडी करते हैं और ये सारी लीजिंग भी वही करवाते हैं, उनके हिसाब से नेक्स्ट 2-3 साल, हर साल में अपने आप एक रिकॉर्ड रहेगा। ओके। क्योंकि हो क्या रहा है कि पहले बड़ी कंपनियां आ रही थी, हाँ, हाँ। उनको देखा देखी उनके सेक्टर के अंदर दूसरी कंपनियां आ रही थी, अब वहां की छोटी कंपनियां भी आना चालू कर दी है, ओके। मिड स्टर की मतलब मिड लेवल हाँ। कंपनी भी आना चालू कर दी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनियां आ रही है। अब यहाँ पे आकर के वो छोटा, अगर जिसे हम जीसीसी कहते हैं, इसी को हम जीसीसी कहते हैं, ग्लोबल कैपिटल सेंटर, वो अपना खुद का उसका ऑफिस, वो छोटा ऑफिस अगर बनाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको तो ज्यादा बेनिफिट चाहिए। राइट। तो यहाँ आते हैं छोटे, लेकिन वो फिर यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, बड़े बनते जाते हैं। तो वो दर चल रहा है अभी, और इसीलिए जितने भी आईपीसीज हैं, उनका मानना ये है कि अगले 5-7 सालों तक ये बढ़ता रहेगा। चलता रहेगा। तो देखिए कितनी अंदर की बात, कितनी अच्छी भी बात हमारे देश के लिए कि एक तरफ इतनी उथल-पुथल है दुनिया के अंदर, आप सब कुछ देख लीजिए, लेकिन भारत का भविष्य इससे पता लग रहा है कि दुनिया भर की बड़ी-बड़ी जायंट्स, बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनी अब अपने ऑफिसेज़ भारत में ला रहे हैं। 2019 का नंबर अभिषेक जी ने बताया, उसके मुकाबले 2024 ने रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 ने रिकॉर्ड तोड़ा, और आगे ये उम्मीद है कि 26, 27, 28 अगले 4-5 साल ये रिकॉर्ड्स टूटते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी लीजिंग बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अन्य शहरों में हो रही है, बड़े-बड़े ऑफिसेस बन रहे हैं, और ये सारी बातचीत रीट्स के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं सबके ऊपर आपका रीट्स खड़ा हुआ है। नाउ अब ये बेस हमारा बातचीत का बन गया अभिषेक जी, तो अब अगर हम ये माने कि आने वाले वक्त में इतनी रिकॉर्ड तोड़ लीजिंग होने वाली है, इतने ऑफिसेस ऑक्यूपाई होने वाले हैं, तो इसका तो माने कि अब रीट्स यहाँ से कई गुना ऊपर जाएगा, क्षमता तो है। तो क्षमता है, भारत में 800 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 80 करोड़ स्क्वायर फीट ऐसे हैं जो ग्रेड ए है, ओके। जिसमें से मान लीजिए 400 से 500 रीट बन सकते हैं। आज की डेट में ये छठा रीट आने के बाद 200 से 210 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 20-21 करोड़ ही इसमें है। ओके। तो वो 4 गुना तो बढ़ ही सकता है, राइट। 3 से 4 गुना बढ़ ही सकता है सिर्फ इसमें। और दूसरा चीज ये होने वाला है कि और सप्लाई भी आ रहा है और एसेट्स भी बनाए जा रहे हैं, तो उस इसके कारण ये कई गुना बढ़ सकता है। दूसरा चीज ये होने वाला है कि रीट्स इन भारत में हम जो समझ रहे हैं कि सिर्फ ऑफ दफ्तर का रीट है और सिर्फ रिटेल मॉल का रीट है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में ऐसा नहीं है। ओके। दुनिया भर में बहुत सारी और चीजें हैं जिनका रीट है, जैसे कि अच्छा। अभी भारत में भी आ सकता है ये, जैसे कि लॉजिस्टिक पार्क, मतलब ओके, हाँ, गोडाउन, बहुत बन रहा है इंडिया में। गोडाउन ये राइट। सब बहुत बन रहे हैं अब। ये जितनी भी क्विक कॉमर्स हो रही है वो गोडाउन बना रही है, तो वो गोडाउन का भी रेट हो सकता है ओके। कि एक कंपनी गोडाउन बनाई और उसे भाड़ा में दे रही है इन कंपनियों को, वो भी आ सकता है। एक डेटा सेंटर बोल के चीज आ रहा है, जैसे राइट। इतना टेक्नोलॉजी में इंडिया एडवांस कर रहा है, तो बहुत डेटा क्रिएट कर रहा है। हम भी जब कंप्यूटर में काम करते हैं वो डेटा क्रिएट करता है, कहीं स्टोर करता है। राइट। तो वैसे ही डेटा सेंटर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है जिसमें वो सारे डेटा जाके स्टोर होते हैं, तो डेटा सेंटर्स का रेट आ सकता है, ओके। अस्पताल का रेट आ सकता है, हॉस्पिटल रीट्स। ओके। आपका होटल का रेट आ सकता है। तो हाँ। ऐसे बहुत सारे और एसेट्स हैं, खास करके आप मान लीजिए ऐसे एसेट
जिनको आप भाड़े में दे सकते हाँ, हो और वही मैं जिनसे कहने भाड़ा लगा कि कमा सकते हैं। सबका बेस वही है कि ऐसी कोई भी कमर्शियल स्पेस जिसको आप किराए पे चढ़ा किराए दो, पे चढ़ उससे किराया आए और उसका रेट बन जाए। रीट बन जाए। आज मॉल का एक रीट है, हाँ। और भी आ सकते अच्छा, तो हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी मतलब इतना लीजिंग हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इतने मिलियन स्क्वायर फीट का आपने डेटा दिया और हमारे पास सिर्फ 5 रीट है। तो ये किस आधार पे कोई कंपनी तय करती है कि मुझे रीट लेके आना है? जैसे अभी हम इक्विटी मार्केट में भी देखते हैं कि मेजॉरिटी में कंपनी लिस्टेड है, लेकिन बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने आज भी इक्विटी मार्केट में अपने आप को लिस्ट नहीं करा है, वो अभी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चल रही है। तो ये कमर्शियल रियल एस्टेट में ये डिसीजन कैसे लिया जाता है कि अभी तो मुझे लग रहा है 5 की जगह 500 होने चाहिए थे, लेकिन है 5 ही। हाँ, तो ये बहुत अहम चीज़ है, बट होता क्या है कि ये स्पॉन्सर जो कि प्रोमोटर होता है, उस पे डिपेंड करता है अच्छा। कि वो क्या चाहता है। वो अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता है, हुँ, हुँ, उसे हुँ। पैसे चाहिए, या फिर अगर कोई स्पॉन्सर या प्रोमोटर ऐसा सोचता है कि मैं अपने जो आज के डेट में मेरे पास मान लीजिए 10 मिलियन स्क्वायर फीट, 1 करोड़ स्क्वायर फीट, 2 हुँ, करोड़ स्क्वायर फीट है, उसे मैं रीट कर दूँ, उससे मैं पैसे उठा लूँ, वो पैसे से मैं रीट में और खरीद लूँ डेवलपमेंट करूँ। और डेवलपमेंट हुँ, करूँ ताकि उसको बड़ा बनाऊँ। हुँ, वो हुँ, एक अपनी सोच भी होती है। दूसरा होता है कि कोई डेवलपर ऐसा भी सोच सकता है हुँ। कि मैं इसको रीट करता हूँ, अपना शेयर बेचूँगा, उससे जो पैसे आएँगे उससे मैं और एसेट बनाऊँगा राइट। और फिर वो एसेट को रीट में डालूँ। कोई डेवलपर हो सकता है कि जो सोच रहा हो नहीं, एक बार 25, 30, 50 मिलियन हो जाए तो हुँ, ही हुँ, मैं हुँ। रीट करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। फिर जैसे कि एक कंपनी होती है, अगर वो प्रोमोटर चाहता है कि मैं लिस्ट करा दूँ, ताकि इसमें जितने भारतीय हैं वो भी, या हुँ, हुँ। जितने भी निवेशक हैं वो भी निवेश कर सकें, वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें, तो वो लिस्ट कराता है। कोई-कोई पर डेवलपर मुझे ऐसा होता है लगता जो है कि नहीं भी जैसा कराते आपने हैं। कहा कि पहले 60 मिलियन स्क्वायर फीट छोटा था, लेकिन अब उसके मल्टीपल में अगर लीजिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले पॉकेट छोटी थी, तो शायद लोगों को लगता था कि रीट लाके क्या करेंगे? लेकिन अब जब इतना एक्सपांशन हो रहा है और आगे इतने बड़े प्रेडिक्शंस हैं, तो हमें लगता है नंबर ऑफ रीट्स भी बढ़ते जाएँगे, और बढ़ अगर आप जाएँ। देखें हाँ। लास्ट 7 सालों में पहला रीट आया था, हुँ, हुँ। एम्बेसी रीट 2019 में, वहाँ से अब 6 रीट हो चुके हैं हाँ, 7 सालों में। तो एक-एक करके हर साल आप बढ़ता जा देखिए रहा है। एक रीट के हाँ, और आस-पास अभी आता तो जा रहा है। क्योंकि ऑफिस स्पेस में ही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि डेटा सेंटर्स बहुत बन रहे हैं, बहुत बहुत बन रहा है। अनाउंसमेंट हो रहे हैं। साथ में वेयर हाउसिंग का बहुत वेयर बड़ा काम हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, तो आगे चलते हुए ये या हॉस्पिटल और इस तरह की भी रीड्स आएँगे, आते हुए हमको क्योंकि बहुत नया है, अभी भी देखेंगे तो बहुत नया है ये अच्छा, 7 मुझे एक सालों में। बात बताइए, जैसा आपने कहा नया है, क्या मुझे आज अगर मैं रीट में इन्वेस्टेड हो जाता हूँ, तो मुझे कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसी चीज़ मिलेगी यहाँ पे? तो देखिए ये क्वेश्चन आता है इस बात से कि क्या रीट का सही टाइम क्या है? हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरे हिसाब से रीट में जब भी कोई इन्वेस्ट करता है या निवेश करता है, वो एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। ओके। तो इसीलिए कोई सही टाइम नहीं होता। हुँ, हुँ। लेकिन अगर कोई पहले निवेश करता है तो उसको कुछ न कुछ नहीं, थोड़ा मतलब जैसे अपना इक्विटी फ़ायदा होता मार्केट है। में होता है ना कि ये तो ₹200 का शेयर था, आज ₹2400 का हो गया, तो मतलब कहाँ का कहाँ बड़ी वेल्थ बन गई। वो वैसा रीट्स में भी संभव है? वो है होता है। जैसे मैं ओके। आपको एक उदाहरण के हिसाब से अगर बताऊँ तो हमने ₹300 में आईपीओ लेके आए थे हम हुँ, एम्बेसी रीट का। अब जिन लोगों ने उस समय निवेश किया था, आज लास्ट वित्त वर्ष में हमने ₹25 से ऊपर का उसमें यील्ड दिया है, हुँ, मतलब हुँ। डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिविडेंड दिया है। तो वो उसके लिए 8% से भी ज़्यादा हो गया है, ओके। 9% के आस-पास आ गया है। तो उसे तो लग रहा है मुझे तो 9% मिल गया। हुँ, हुँ। लेकिन आज उसका जो रेट है वो बढ़ गया है, इक्विटी शेयर का रेट बढ़ गया है उसका हुँ, हुँ। यूनिट्स का। वो 420, 410 के आस-पास पहुँच गया है। उस पे कोई लगाएगा तो उसको फिर 6.5% ही नज़र आएगा हुँ, नेक्स्ट हुँ। ईयर के लिए। वो हर साल बढ़ते जाएगा। तो ओके। जितना जल्दी आप लगाएँगे, थोड़ा उसका मुनाफ़ा फ़ायदा तो आपको होगा ही, मतलब वो तो है मिलेगा। ही। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, एक तो किराए का आपको बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा मेरे लिए? एक तो आपने मुझे किराया तो मुझे हर 3 महीने में दे दिया, दे दिया। तो और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, वो मुझे कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, एनएवी के अंदर? नहीं, एनएवी एक चीज़ होता है कि आज अगर कंपनी ने, हुँ, रीट ने सारे एसेट बेच दिए, तो तो कितना रीट आएगा? को कितना मिलेगा? लेकिन ओके। आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो आपका शेयर प्राइस है। अच्छा, जैसे एक इक्विटी शेयर का शेयर प्राइस होता है, अच्छा, यूनिट का भी जैसे प्राइस आपका होता है। 300 से 400 हो गया, फिर उस तरीके उस से तरीके मुझे एप्रिसिएशन तो जब वो आप बेचेंगे आपको वो हाँ, मिलेगा। हाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रियल एस्टेट को अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी माने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एम्बेसी रीट है, जिस जगह वो खड़ी है, उस ज़मीन की कीमत 10-15 साल में डबल तो हो ही जाएगी। हाँ, हाँ, आराम से तो होती है। उसका फ़ायदा ज़मीन फिर तो बना नहीं रहा है कोई, तो उसका हाँ, वैल्यूएशन बढ़ते जा रहा तो है। फिर उसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगा। सही है, सही हाँ, बात है, ये सही ठीक बात है, ये बात समझ में आई। अब इसीलिए शायद दर्शकों को ये जानना बेहद ज़रूरी कि कहाँ से मुझे मुनाफ़ा मिलेगा, कहाँ से मेरी चीज़ें बढ़ेगी, कैसे मुझे फ़ायदा होगा। चलिए, वक़्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी थी कि जिस रीट्स की हम बात कर रहे हैं, वो खड़ा काय पे है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं? और वो पता लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो ऑफिस मार्केट है वो कितना डायनामिक है और दुनिया में क्या चीज अब बदल गई। लोगों को लग रहा है हिंदुस्तान में जाके ऑफिस बनाओ, क्योंकि वहां से प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही है, इसलिए साल दर साल नंबर बढ़ रहा है
और साल दर साल रीट्स भी बढ़ेंगे और उससे होने वाले फायदे भी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी एक चीज ये भी समझ लेना जरूरी कि क्या कोई डाउन साइड तो नहीं है, क्या कोई खतरा तो नहीं है, कोई जोखिम तो नहीं है, टैक्स कितना क्या लगता है, हाथ में कितना आएगा, ये सब भी अभिषेक जी से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग इन रीट्स और अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने बड़ी डिटेल, थोड़ी महीन बातचीत की आज इस एपिसोड में उनके साथ कि जिस रीट्स की इतनी चर्चा कर रहे हैं आखिर वो किस पे डिपेंडेंट है। तो वो इंडिया के ऑफिस स्पेसेस पे डिपेंडेंट है अभी तो फिलहाल, जिसकी स्टोरी हमने बताया 2019 से 26 तक कितनी बदल गई और आगे कितनी ब्राइट है। और आगे और भी रीट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल का रीट आ गया, होटल्स के रीट आ गए, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, तो ये तो अभी शुरुआत भर है। लेकिन अभिषेक, जब कुछ बातें दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि सब अच्छी अच्छी बातें तो आपने बता दी, लेकिन थोड़ा इसका डाउन साइड कोई रिस्क वगैरह है तो वो भी बताइए। क्या रीट्स में किसी प्रकार का कोई डाउन साइड, कोई खतरा होता है? हमारे यहाँ तो नया है लेकिन विदेशों में बहुत अरसे से, क्या वहां कभी कोई ऐसी चीज देखने को मिली? तो विपिन जी, कोई भी आप निवेश करेंगे उसमें अगर ऊपर जाने का है तो नीचे भी जा ही सकता है। तो हाँ, रीट में भी ऐसा नहीं है हाँ, कि कोई भी जोखिम नहीं है। हम्म, एक्चुअली रीट में 2-3 तरह के हैं चीजें जो हर निवेशक को समझना चाहिए। पहला होता है ब्याज का दर। ओके, अगर इंटरेस्ट रेट, जिसे हम ब्याज का दर कहते हैं, वो अगर बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो रीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डिविडेंड होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आता है उसमें। ओके, ऐसा है कि क्या वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है? वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ आप मान लीजिए कि 1% भी अगर ब्याज का दर ऊपर जाता है, तो वो 1-2% आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऑक्यूपेंसी, कि कितना जगह हम्म, भाड़ा में दिया हुआ है। हम्म, तो जैसे कोविड आया था, तब हमारा जो एसेट था, एम्बेसी रीट का भी अगर मान लें, पूरा इंडस्ट्री का भी अगर मान लें, तो वो 90-95% ऑक्यूपाइड था। मतलब 90-95% जितना भी जगह था, वो भाड़ा में दिया हुआ था। वो घट करके कुछ 88-87 तक पहुँच गया था। ओके, तो उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया था। कुछ जो रेट थे, शेयर के, जो यूनिट्स के जो रेट थे, वो भी कम हो गए थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब तो कोई ऑफ़िस वापस जाएगा ही नहीं। बट उस सिचुएशन में भी रेज़िलिएंट था, लेकिन फिर भी थोड़ा कम हुआ था। तो ये ठीक है। 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हर निवेशक को समझना पर चाहिए। अगर मैं इसमें दूसरी वाली चीज को पकड़ूं तो कोविड जैसी चीज एक एक्सेप्शनल चीज है, हो गई एक बार, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम या उससे भी रेयर है। लेकिन अमूमन जैसा हम रियल एस्टेट में मानते हैं कि रियल एस्टेट कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने एक एसेट खड़ी करी, अब बहुत ही कुछ अजीबोगरीब सी घटना घट जाए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज रियल एस्टेट की वैल्यू हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि वो जमीन जैसी चीज पे खड़ा है, करेक्ट। जो कि आपने भी कहा कि कोई बना नहीं रहा, हाँ, लिमिटेड है। और जैसे जैसे वहाँ डेवलपमेंट होगा उस जगह की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेकंड वाला फैक्टर तो मुझे इतना ज्यादा इम्पैक्टिंग नहीं लगता। कोविड रोज रोज नहीं आने वाला है। हाँ, ब्याज दरें जरूर, जैसे आज की हाँ, तारीख में हो सकता है आगे चलते हम ब्याज दरों को बढ़ता हुआ बढ़ता देखें, उससे आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा। और जो पहला वाला भी बात है ना विपिन जी, मतलब निवेशकों को समझना चाहिए समझना जरूरी है कि कि ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस में थोड़ा हाँ, उतार-चढ़ाव हो सकता है। हाँ, कोविड जैसी चीज़ नहीं हो, लेकिन जैसे वार है, तो कहते हैं कि उससे शायद कुछ इम्पैक्ट आ कंपनियाँ जाए, या कम आ कोई जाए। और सस्ता मार्केट कोई हिंदुस्तान से मिल जाए लोगों को कि चलो अब हम फला देश में फ चलते हैं। करेक्ट। तो वो होना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बिकॉज़ क्योंकि एक बार इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी तो हाँ। वो सोच समझ के की गई है, और एक सालों चीज़ के है लिए कि की गई है। जो विदेश की कंपनियाँ आ रही है, वो सिर्फ़ रियल एस्टेट के लिए नहीं आ रही है यहाँ पे, हाँ, वो टैलेंट के लिए भी आ रही टैलेंट है। के और लिए इतना टैलेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग है भी। और टेक टैलेंट है, हम्म। जैसे एआई टैलेंट है, ये किसी और देश में इतनी क्वांटिटी में मिलना, नहीं इतने मिलेगा। नंबर में मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि इंडिया राइट। को वो बेनिफिट मिल रहा है, डेमोग्राफिक बेनिफिट जिसे हम बोलते हैं, डेमोग्राफिक हाँ, डिविडेंड वो मिल रहा है। तो आज अगले 5-10 साल तक ये बेनिफिट इंडिया को मिलता मिलता रहेगा। रहेगा। और इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं, जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं, कमिटमेंट करती हैं, तो वो कम से हाँ, कम 10-15 साल का विजन लेके चलती हैं, उससे चलिए, नीचे की तो जी। बात होती नहीं। अब फाइनल चीज से टैक्सेशन वाली, जब रीट्स आ रहा था तब भी टैक्सेशन पे बहुत बहुत बातचीत हो बात। रही थी। आज की तारीख में क्या स्टेटस है? तो आज की तारीख में टैक्सेशन स्थिर हो चुका है। पहले ओके। ये था कि मतलब कभी चेंज हो रहा था, बट अब स्थिर हो चुका है, कम से कम ये अच्छी बात है। और एक चीज़ ये है कि कंपनी के मुकाबले रेट में टैक्स कम लगता है। ओके। अब ये मैं समझाता हूँ कि कैसे लगता है। हम्म, तो जब कंपनी की बात करते हैं, तो वितरण होता है खाली डिविडेंड का। हम्म, यहाँ पे जो वितरण होता है उसमें 3 अंग होते हैं। पहला होता है डिविडेंड। राइट। कंपनी में डिविडेंड टैक्सेबल होता है फुल्ली। यहाँ पे डिविडेंड फुल्ली नॉन टैक्सेबल होता है, टैक्स ओके, फ्री होता है। टैक्स फ्री है। ठीक है, ये ठीक है। मान लीजिए आप एवरेज में सब सारे उसका मिला करके 40% के हिसाब के आसपास, पूरे वितरण का 40% आप मान लीजिए डिविडेंड के आसपास होता है। ठीक है। वो टैक्स फ्री होता है।
दूसरा 40% जो होता है, 40 से 50% वो होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। ओके। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने जितने में खरीदा था रीट, आप उसको कम कर लीजिए। सरल भाषा में बोलूं तो इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जब आप अच्छा। बेचेंगे, ओके। क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं तो हम्म, आप 5 साल 10 साल बाद बेचेंगे, तो उस समय उस पे नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, अच्छा। जो कि कम होता है। अगर आप 1 साल से ऊपर के लिए होल्ड कर रहे हैं हम्म, तो 12.5% आज के रेट में। हम्म, अगर आप 1 साल से कम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है। तीसरा पार्ट जो होता है, जो आप मान लीजिए 10-15% के आसपास होता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। ओके। वो आपको टैक्सेबल होता है। तो 15% से 20% के आसपास नॉर्मल टैक्स होता है। बाकी टैक्स एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पोर्शन जो होता है वो टैक्स फ्री टैक्स है, फ्री है। और जो रिटर्न ऑफ कैपिटल का पोर्शन होता है वो टैक्स लगता है उसमें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जब आप बेचते हैं तब। फिर चौथी चीज होती है, जब आपने यूनिट खरीदी, तो मान लीजिए आपने 300 रुपए में खरीदी, अब आप इसे 400 में बेचते हैं, तो वो जो 100 रुपए का आपको मुनाफा हुआ उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। वो ओके। कंपनी से बड़ा सिमिलर है कि 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, 1 ओके। साल के नीचे बेचा तो शॉर्ट टर्म। ऑन एन एवरेज कितना टैक्सेशन आ जाए, क्योंकि कंपोनेंट्स बटे हुए हैं, कोई एवरेज फिगर है? ऐसे एवरेज बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये निवेशकों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ओके। अगर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, हाँ। तो आज म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर रहे हैं रीट्स में। राइट। अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनके लिए टैक्स फ्री हो डिफरेंट जाता है है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए आप किस टैक्स ब्रैकेट में है उस पे भी है। कोई 40% के टैक्स ब्रैकेट में अगर एचएनआई है, कोई अगर बहुत ही मतलब कम पैसों से लगा रखा है, तो वो अगर स्लैब्स होते हैं ना टैक्स में, तो अगर वो निचली स्लैब में है तो उसको उस टैक्स स्लैब से लगेगा। तो ऐसा कुछ परसेंटेज एवरेज नहीं हो सकता, बट हर निवेशक ये समझ सकता लेकिन है कि जो क्या चीज़ है। पैरिटी वाली बात थी, वो पैरिटी आ चुकी यही थी कि भाई हाँ। बाकी एसेट क्लास के मुकाबले क्या रीट्स पे ज्यादा टैक्स तो नहीं लग रहा? रीट्स में कम कम टैक्स टैक्स लग रहा है। कम टैक्स हाँ, यही वाली बात है, क्योंकि जब एंट्री हो रही थी तो स्पेरिटी पे बहुत बड़ा विवाद था कि ये एसेट क्लास ऐसी ना हो जाए जिसमें लोगों को लगे कि इसका टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, और जैसा आप कह रहे हैं कि अब दूसरों के मुकाबले इसमें कम कम है। टैक्सेशन है। क्योंकि बात समझने वाली ये है कि जो निवेशकों को रीट से रिटर्न मिल रहा है ना, हाँ वो जी। सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वो 2 तरह से मिल रहा है। एक वितरण हो गया और एक कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। इसका भी 3 अंग है, और डिविडेंड थोड़ा बड़ा अंग है, वो टैक्स फ्री है। राइट। तो और उसकी जो वजह से वो ओवरऑल टैक्स आपका टैक्स कम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। इस एपिसोड में प्लस पिछले एपिसोड में जितनी भी बातें हो गई वो रीट्स को ए टू जेड समझने के लिए काफी है। क्या रिस्क इन्वॉल्व है, टैक्सेशन कैसे होगा, किसकी खरीदनी चाहिए, कैसी खरीदनी चाहिए, कैसे समझनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा है कि हिंदुस्तान इस समय जहां खड़ा है वहां से रीट्स का भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक वेल्थ क्रिएटर बन सकता है अगर इसे ढंग से समझा जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और हमारे धन्यवाद। दर्शकों को रीट्स को इतना डिटेल में समझाया। एंड थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा ध्यान से सुनते हैं हमारी बातें, उसका आपको फायदा भी होता है। तो रीट्स एक ऐसे क्लास है जो कि धीरे धीरे अब अपने आप को बिल्ड कर रही है। अर्ली मूवर एडवांटेज मिल सकता है अभी हिंदुस्तान इस क्षेत्र में, जहां पर जिस जगह रीट्स खड़े होंगे, यानी कमर्शियल ऑफिसेज, रिटेल, मॉल एक्सेट्रा, वेयर हाउसेज वगैरह, वहां पर बहुत लंबा काम होने वाला है। तो वो फायदा आपको भी मिल सकता है बहुत आसान तरीके से, और वो जरिया बनेगा रीट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार जरूर भेजिएगा। ये एपिसोड आपको कैसे लगे, कुछ और जानना चाहते हैं रीट्स के बारे में, तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आपके विचार हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, नमस्कार।